Narayan Hari. Hello students. In today class we are going to discuss UPSC History Optional Mains Exam question where we have to justify a statement that is given by Pliny. प्लिनी द ग्रेट जर्मन स्कॉलर फिलोसोफर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर और उस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। ये आईएएस हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है जस्टिफाई प्लिनी स्टेटमेंट दैट रोम वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ इट्स गोल्ड। रोम से उसका सारा का सारा गोल्ड जो था वो इंडिया में चला गया बिकॉज ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोम, और ये ट्रेड इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तो प्लिनी की जो ये का जो ये स्टेटमेंट है वो उसमें प्लिनी बहुत सैड, दुखी और लेमेंट कर रहे हैं वो कि उनको दुख है कि रोम से उनका गोल्ड, रोम का गोल्ड इंडिया में ड्रेन हो गया या इंडिया में पहुंच गया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। तो अब हमें इसको जस्टिफाई करना है कि क्या ये प्लिनी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हु दिस प्लिनी वाज, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। प्लिनी का जैसे इंट्रोडक्शन अभी मैंने दिया आप लोगों को, ही वॉज ए रोमन फिलोसफर एंड स्कॉलर, और जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया भी लिखा था, दैट इज नोन एज द नेचुरल हिस्ट्री। तो ये एक प्लिनी का एक ब्रीफ इंट्रो हो गया, रोमन स्कॉलर थे वो। अब उसके बाद उनकी जो स्टेटमेंट है इसको हमें जस्टिफाई करना है। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम डिफरेंट रूट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रूट्स के थ्रू ट्रेड हो रहा था। आफ्टर दैट व्हाट वाज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था और क्या इंपोर्ट करता था, और जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग उसके साथ इंडिया को कितना वहाँ से गोल्ड मिला। जैसे कि प्लिनी ने बोला है कि इंडिया को वहाँ से अराउंड 100 मिलियन सेस्टर्स ऑफ गोल्ड ड्रेन्ड फ्रॉम रोम टू इंडिया। तो वो जो करेंसी थी, जो मिलियन सेस्टर्स गोल्ड इतना आया है, ये हमें जस्टिफाई करना है। अगर इतना गोल्ड इंडिया में आया है तो वो क्या एक्सपोर्ट था, क्या इंपोर्ट था, ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करेंगे तो इसमें देखिए ये टाइम पीरियड है पोस्ट मौर्य का टाइम पीरियड है, और मौर्याज ने अपने टाइम पीरियड में ही ट्रेड रूट्स डेवलप कर दिए थे। जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो मौर्याज ने डेवलप किया था, जो पाटलिपुत्र को तक्षशिला से और काबुल से ज्वाइन करता था। तो अब इसको समझने के लिए, इन रूट्स को समझने के लिए आपको थोड़ा मैप को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए ये इंडिया का मैप है, इधर ये पाकिस्तान है जो आफ्टर 1947, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये जो ऊपर का जो एरिया है, ये कजाकिस्तान का जो एरिया है, ये सेंट्रल एशिया का रीजन है। सेंट्रल एशिया के बाद इधर कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी, और इधर ये रोम को लिंक्ड करता है। दूसरा रूट जो इसमें बनता है वो सेंट्रल एशिया से काबुल, कंधार, हेरात, ईरान, इराक होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और इधर ये सऊदी अरेबिया, रेड सी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये इजिप्ट है। तो ये जो एरियाज थे ये इन्वॉल्व रहे हैं कहीं ना कहीं इस ट्रेड के अंदर। तो अब हमें इन रूट्स को डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट रूट था वो उत्तर पथ है। जैसे इंडिया में, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राच्य पथ, अवंती पथ, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, 4 पथ थे। ये प्राच्य पथ ही ईस्टर्न है, ये अवंती पथ वेस्टर्न, और ये उत्तर पथ और ये दक्षिण पथ था। तो जो उत्तर पथ का जो एरिया है, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो आज के टाइम में पाकिस्तान और पंजाब का एरिया है हमारी कंट्री का। यहाँ पर जैसे आप लोगों को मालूम है कि इंडो ग्रीक, साकास, कुशांस ने अटैक्स किए, सेंट्रल एशिया से कुशांस के अटैक हुए। तो सेंट्रल एशिया से जब वो लोग आए हैं इंडिया के अंदर, जब उन्होंने एंटर किया तो ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया था। तो इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया से इंडियंस का भी लिंक हो गया सेंट्रल एशिया के थ्रू। तो सेंट्रल एशिया में इंडियंस ही पहुंच गए बिकॉज ऑफ दिस इंडो ग्रीक, साकास और कुशांस का जो अटैक्स हुआ। तो ये इस एरिया को उन लोगों ने जीता, ये जो फॉरेन ट्राइब्स थी, और इंडियंस का भी लिंक्ड हो गया। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको एसेस हो गया, उनको ये एरिया तक वो पहुंच सकते थे। तो जो फर्स्ट रूट इसमें हुआ हमारा वो उत्तर पथ का रूट था। उत्तर पथ का जो ये रूट था, ये बैक्टीरिया से, ये उत्तर पथ ये यहाँ से बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है ये रीजन। तो बैक्टीरिया जो है आज के टाइम में जो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो रीजन है, वो उस एरिया के अंदर ये बैक्टीरिया का रीजन है। तो उत्तर पथ का जो रूट था वो बैक्टीरिया से होते हुए कैस्पियन सी, ब्लैक सी से के थ्रू रोम जाने का रूट था। सेकेंडली इसमें जो कांधार का एक इंपॉर्टेंट रूट है, कांधार जो काबुल के अंदर अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये कांधार है अफगानिस्तान का, ये काबुल है इधर, और ये इधर हेरात है। तो सेकेंड रूट जो था वो हेरात से ईरान की तरफ आए रोम जाने के लिए, हेरात टू ईरान, फिर ये मेडिटेरेनियन सी होते हुए ये रूट चला जाता है रोम की तरफ। तो सेकंड जो रूट था कंधार का, हेरात टू ईरान टू मेडिटेरेनियन टू रोम,
दैट वाज द अनदर रीजन, दैट वाज अनदर रूट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो द सिल्क रूट था। अब सिल्क रूट जो था स्टूडेंट, वो चाइना में हान डिनेस्टी के टाइम से स्टार्ट था ये, और इसमें जो रूट बनाया उन्होंने चाइना वॉल के एडजेसेंट इनका ये रूट था। और इस रूट में, सिल्क रूट में, जैसे वो सेंट्रल एशिया में आए, फिर काबुल, कंधार, हेरात होते हुए जो मेसोपोटामिया में पहुंचेंगे, पहले इराक का जो रीजन था सिल्क रूट के थ्रू मेसोपोटामिया में पहुंचे, और मेसोपोटामिया से फिर इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जगह है, इजिप्ट से फिर वो रोम की तरफ निकल जाते हैं। तो ये इनका सिल्क रूट था, जो इंपॉर्टेंट रूट था। और इस सिल्क रूट में इंडियंस कैसे अटैच हुए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इंडो ग्रीक, साका, कुशांस के जो अटैक्स हुए, तो हाँ, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे उनका भी सेंट्रल एशिया में उनकी एसेस हो गया, वो सेंट्रल एशिया को तक पहुंचते थे। और सेंट्रल एशिया के साथ जो चाइनीज का जो रूट बना हुआ था, उस रूट के थ्रू इंडिया ने भी रोम के थ्रू रोम से ट्रेड करना शुरू किया। और इस रूट से जो प्लिनी जिसको लेमेंट कर रहे हैं, ये रूट था। उसके बाद स्टूडेंट एक और रूट है, अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो नॉर्थ और ईस्ट के रूट्स थे, नॉर्थ और ईस्ट के। अब हम डिस्कस करेंगे साउथ में और वेस्ट में भी एक रूट था। साउथ और वेस्ट का जो रूट था वो अरेबियन सी के थ्रू था, जिसमें इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, होते हुए रोम की तरफ जाते थे। तो ये डिफरेंट रूट्स हमने डिस्कस किए और इन रूट्स के थ्रू ट्रेड होता था स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द वर्क ऑफ ए इंपॉर्टेंट एनोनिमस, लेकिन ये वर्क लिखा किसने है, वो एनोनिमस है, उसके बारे में पता नहीं है। ही वॉज ए ग्रीक नेविगेटर, और उन्होंने एनोनिमस है मतलब उनका नाम हमें मालूम नहीं है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के थ्रू हमें पता चलता है कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे रोम को, और क्या हम उनसे इम्पोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट में हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो पेपर था, जिसको मिर्च बोलते हैं, काली मिर्च थी बेसिकली। पर्ल्स थे, जिसमें पर्ल्स में जिसमें मोती होते हैं जो प्रीशियस मोती। आइवरी, हाथी दांत का वर्क। सिल्क, डायमंड्स, सैफ्रॉन, केसर, प्रीशियस स्टोन्स, टॉर्टोइस शेल, स्पिंक्रेड, दैट इज नोन एज द यूज्ड इन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट थे जो हम लोग रोम को करते थे। उसके साथ साथ हम रोम से इंपोर्ट भी क्या करते थे, जो टोपाज था, जिसको हम पुखराज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन है जो लोग अपने गुड लक के लिए पहनते हैं। एंटीमनी वॉज देयर, कॉपर, टिन, लेड, व्हीट, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये हम उनसे इंपोर्ट किया करते थे, लेते थे हम उनसे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, कि जो रोमन वीमेंस थी, दे वर वेरी मच क्रेजी फॉर द इंडियन गुड्स, पर्टिकुलरली पर्ल्स के लिए। तो रोमन वीमेन जो थी, दे यूज टू वियर द पर्ल्स ऑन देयर फिंगर्स, ईयर्स, नेकलेस की फॉर्म में भी पहनते थे, एंड इवन ऑन देयर शूज ऑल्सो। तो दे वर जस्ट क्रेजी अबाउट द इंडियन गुड्स, पर्टिकुलरली दिस पर्ल्स। देन रोमन वीमेन जो थी, ये इट इज़ ऑल्सो, ये भी आप लोगों ने सर्टेन बुक्स में पढ़ा भी होगा, सुना भी है, कि जो इंडिया का जो सिल्क था, दैट वाज मलमल, जिसमें जो मलमल और सिल्क, दैट वाज वेरी मच प्रीशियस एंड वेरी मच कॉस्टली ऑल्सो। और जैसे आज के टाइम में जो फैशन शोज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में फैशन शो होते हैं, तो जो रोमन वीमेन थी, डेक्ड देमसेल्व्स इन द 7 folds ऑफ इंडियन मुस्लिन। और मलमल में 7 folds, मतलब हमने एक में क्लोथ लिया और उसकी 7 बार उसको फोल्ड कर दीजिए, तो 7 folds में वो अपने आप को ड्रैप करके उसमें जिसमें पैरेड करती थी, जस्ट लाइक ए फैशन शो वो प्रेजेंट करती थी। एंड दैट बिकेम ए मेनेंस, वो खतरा भी हो गया था मोरल्स के लिए, सिटी ऑफ रोम के लिए। तो अब ये सब हम लोगों ने देखा कि क्या उनका एक्सपोर्ट था और क्या इंपोर्ट था। अब इसके, और बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड 68 होर्ड्स, होर्ड मतलब ढेर, बहुत बड़ा ढेर लग चुके थे। 68 होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स मिले हैं इंडिया में, और जिसमें से 57 हमें साउथ इंडिया में, साउथ ऑफ विंध्यास से मिले हैं। तो अगर इतना गोल्ड आया है, 68 होर्ड्स रोमन कॉइन्स के अगर हमें हमारी कंट्री में मिले हैं, एंड 57 फ्रॉम साउथ इंडिया इटसेल्फ, तो कहीं ना कहीं जो प्लिनी की जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई हो जाती है कि प्लिनी ने ठीक बोला है, कि जो क्वेश्चन था हमारा उसको हमने जस्टिफाई किया। कि क्या क्वेश्चन था, कि प्लिनी स्टेटमेंट दैट रोम वॉज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ इट्स गोल्ड इन इंडिया। तो रोम से इंडिया में उसका गोल्ड बहुत आ गया था फर्स्ट सेंचुरी में बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। तो इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना था, जो हमने जस्टिफाई किया है स्टूडेंट। और इसमें हमने पहले प्लिनी के बारे में बताया कि हु वाज प्लिनी, फिर हमने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी डिस्कस द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड आफ्टर हमने देखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से कितना रोमन गोल्ड इंडिया में आ गया, और इतना गोल्ड अगर इंडिया में आया है तो प्लिनी की जो स्टेटमेंट है दैट इज जस्टिफाइड। तो दैट वाज द क्वेश्चन स्टूडेंट। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल in order to get that type of useful video on regular basis. Okay students, thanks.